आवाज जा रही है सभी के पास? सब लोग बताएं एक बार। सब लोग जुड़ जाएं, फिर शुरू करते हैं। नमस्ते रवि जी। – 2020 के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देख रहे थे और 50 क्वेश्चन लगभग हम लोग देख चुके थे ना। अब उसके आगे की चीजों को देखते हुए कि किस तरह से परीक्षा की तैयारी करनी है आप लोगों को, और उन सारी चीजों को ध्यान देते हुए हम्म, 50 प्रश्नों को हम लोग देख लिए थे नहीं। और जुड़ जाए लोग, तब फिर उसके बाद आगे के प्रश्नों को देखते हैं ना। जो पुरानी क्लासेज में, इसमें देखिए प्रश्नों को सॉल्व नहीं करवाया जा रहा है। मेन चीज इसमें ये है ना कि प्रश्नों को देख करके ये बताया जा रहा है कि आपको कहाँ कहाँ से कौन कौन से स्थल पूरे पाठ्यक्रम में से क्या क्या चीजें जो हैं आपको इम्पोर्टेंट है, वो सब चीजें जान लीजिए। पचास प्रश्नों तक हम लोग देख चुके थे। नमस्ते रंजीता जी। इक्यावन नंबर प्रश्न में देखिए क्या लिखा है। पूर्ववर्तिनः आचार्यस्य प्राथम्येन कालक्रमानुसारम उचितम उत्तरम निर्दिशत। इसका जवाब दीजिए। विश्वनाथ, दंडी, धनंजय और कुंतक। बार बार आपसे कह रहा हूं कि कालक्रम, चाहे वह साहित्य के आचार्यों का कालक्रम हो, चाहे वह व्याकरण के आचार्यों का कालक्रम हो, वह सारे कालक्रम जो है आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें से विश्वनाथ, दंडी, धनंजय और कुंतक, इसमें क्या सही होगा बताइए। विश्वनाथ में, दंडी में, पूर्ववर्तिनः आचार्यस्य प्राथम्येन
कालक्रमानुसारम उचितम उत्तरम चुनुत। बताइए क्या सही होगा। सबसे पहले कौन आएंगे, देखिए फटाक से बताइए कि इसमें जो है सबसे पहले कौन आएंगे, विश्वनाथ, धनंजय, कुंतक और दंडी में से सबसे पहले दंडी आएंगे। दंडी के बाद नौवीं, दंडी 6वीं शताब्दी के आचार्य हैं। फिर आएंगे धनंजय 9वीं शताब्दी के। तो बी के बाद सी, फिर कुंतक आते हैं 11वीं शताब्दी के, फिर 14वीं शताब्दी के विश्वनाथ। तो यहाँ पर क्या उत्तर सही हो जाएगा, बी उत्तर सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न से यह ज्ञात हुआ हम लोगों को कि साहित्य के आचार्यों का, साहित्य के आचार्यों का, काव्य संप्रदाय वाले आचार्यों का, व्याकरण के आचार्यों का, कुछ नैयायिकों का, ये सब जो है दर्शन संबंधी आचार्यों का पूरा कालक्रम यदि आपको कहीं भी मिल रहा है, मैं सब लिख के भेजा हूँ। यह कालक्रम जो भी है वह सब आपको क्या कर लेना है, तैयार कर लेना है, ताकि पेपर में कुछ भी, और साथ ही साथ साहित्य के आचार्यों की पुस्तकों का कालक्रम, काव्य संप्रदाय से संबंधित पुस्तकों का कालक्रम, व्याकरण आचार्य से संबंधित पुस्तकों का कालक्रम, नैयायिक के पुस्तकों का कालक्रम, तो इनके पुस्तकों का कालक्रम पूछे या फिर इनका कालक्रम पूछे या फिर उपाधियों का कालक्रम पूछे, तो कहीं से जो है आप गलत ना हो, ठीक है ना, ये समझ में आ जाएगा ना। अब देखिए क्या लिखा है, तैत्तिरीय नामना प्रसिद्ध को उत्साह, तैत्तिरीय नाम से क्या क्या प्रसिद्ध है, ये सब हो गया था। 75, हमको लगता है 75 क्वेश्चन हो गए थे। तैत्तिरीय ब्राह्मण और तैत्तिरीय उपनिषद, ये सब हो गया था पिछली क्लास में, ठीक है ना। बताता हूँ कहाँ तक जो है हम लोगों को देखना था। हाँ, यहाँ से देखना था हम लोगों को। 75 तक हो गया था। 75 के बाद 76 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि सदु सखरापि सुकोपमाला नमस्तस्मै कृता ये न रामायणी कथा। यह देखिए आपसे पूछा गया था 2020 के प्रश्न पत्र में, चंपू से यह श्लोक है और यह नलचंपू के पूछा गया था किस ग्रंथ से यह उद्धृत है। तो नलचंपू के जो शुरू के 20, ठीक है ना, शुरुआती जो श्लोक है, रम्या विभ्रम भ्रांत कृष्णार्जुन विलोचना और करोति कस्नाहलादम कथा कांते व भारती महाभारम्या रामायणी कथा के बारे में, के बाद जो है धनुषे गुणाढ़ निश्चय जना गुणाढ़ और जो है गुणाढ़ की प्रशंसा भी उसमें की गई। साथ ही साथ और भी श्लोक इसमें बड़े इंपॉर्टेंट से, नदी के पक्ष में स्रोत्रो सारस्वतम वहत, ये सारे श्लोक जो हैं वहां पर जो कुकवि हैं उनकी निंदा के बारे में कहा गया। कवियों एक एक कवि बालका कैसे है, ये जो मतलब पदन्यास है, अप्रगल्भा पदन्यास से जननी राग हेतव संते के बहुला लापा कवियों बालका इव, ये सब सूक्तियां जो मुख्य मुख्य प्रमुख सूक्तियां नलचंपू में बहुत नलचंपू से ही संबंधित है। तो इस तरह से जितनी भी सूक्तियां हैं नलचंपू की, वह सारी आप अध्ययन करें। इसी के साथ साथ यूं सूक्तियां चाहे जहाँ की रहें, चाहे वह हमारे जितने भी पाठ्यक्रम में अभिज्ञान, वेणी संहार, मृच्छकटिकम, रामचरितम, या फिर साथ ही साथ बुद्ध चरितम, नैषधि चरितम, शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम, रघुवंशम और 10 कुमार चरितम, तो कहीं कहाँ वो सब कलेक्शन है, वो सब आप लोग एक बार देख लें, क्योंकि सूक्तियां इसी तरह से पूछी जा सकती हैं पेपर में। हो सकता है और सूक्ति जो है तस्मान नैको रस कवि, एक भी आया है ना, जानते भंग श्लेष विचक्षण चुनोद्वेग तत्र कर्तव्य तस्मान नैको रस कवि। हो सकता है इस बार पेपर में आ जाए नैको रस कवि, यह जो है यह कहाँ मिलता है नैको रस कवि, ऐसा पूछ लिख करके कस्मात ग्रंथात उद्धृतोयम श्लोक, किस ग्रंथ श्लोक यह उद्धृत किया गया है, तब आप समझ जाएंगे ना कि यह जो है नलचंपू से ही, यह ग्रंथ जो है नलचंपू से यह सूक्ति ली गई है। तो इस तरह से इस प्रश्न को देखते हुए सूक्तियों को आपको तैयार करना है। और एक बात और है, सूक्तियों को नहीं तैयार करना है कि सूक्ति के चक्कर में बाकी चीजें भूल जाइए, देखते रहिए, आपके दिमाग में रहेगी, ठीक है ना, बहुत इसके लिए परेशान भी नहीं होना है। 77 नंबर प्रश्न देखिए कहाँ से पूछा गया था, अधस्तन युग्मानाम समीचीनाम तालिकाम चिनुत। ये मैं तो हमेशा बोलता हूँ साहित्य के आचार्यों का परिचय में उनकी उपाधि, उनकी पुस्तकें, यह 3 चीजें तो बहुत
गुरु जो है यह गौण रूप से तैयार करने लायक होते हैं। माता पिता और गुरु कक्षा में कम पूछे जाते हैं। ठीक है ना। आवाज कट रही है क्या, एक बार सब लोग बताइए। आवाज तो नहीं कट रही है। कभी कभी, चलिए अभी ठीक है ना, अभी ठीक है ना। हाँ, तो जैसे साहित्य के आचार्यों में पुस्तकें, दंडी की पुस्तक कौन है, दस कुमार चरितम। बिल्हण की कौन सी है, विक्रमांक देव चरितम। अश्वघोष की कौन सी है, सौंदरानंदम। बाणभट्ट की है हर्षचरितम। तो यह सारे ग्रंथ जो है इसी के साथ साथ, हो सकता है यहाँ पर इस बार क्या करे, इन सारे आचार्यों को और इन सारी पुस्तकों को बदल करके चार नए आचार्य और उनकी चार अलग पुस्तकें दे दी जाएं। व्याकरण भी रख सकते हैं यहाँ पर, दर्शन के भी आचार्य रख सकते हैं। तो यह सब परिचय, यह सब बताने लायक चीज नहीं है। ये सब यदि आप तैयार किए हैं तो आप फटाफट मिलाएंगे। ठीक है ना। और इन प्रश्नों में तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है ना कि विकल्प ऐसे दिए रहते हैं कि अगर किसी एक को भी पकड़ लीजिए तो लगभग आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, चारों को न जानते हो तब भी। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर मैं बोल रहा था आपसे ना, अभी कुछ देर पहले बताया हूँ कि हर चीज तैयार करना है, कालक्रम आचार्यों का और कालक्रम पुस्तकों का। अब यह 78 नंबर श्लोक में देख लीजिए, 78 नंबर क्वेश्चन में कि कालक्रमानुसारम अधोलिखितम ग्रंथानाम समुचितम क्रमम चिनुत। ग्रंथों का भी क्रम पूछा जाता है, न कि आचार्यों का। तो यदि आपको यह पता रहेगा कि यह सब ग्रंथ किसने लिखे हैं, तभी तो आप कालक्रम पता लगा पाएंगे कि शब्द कौस्तुभ के लेखक कौन है, महाभाष्य के लेखक कौन है, शब्देन्दु शेखर के लेखक कौन है, काशिका वृत्ति के लेखक कौन है, वैयाकरण भूषण सार के लेखक कौन है। तो इसमें से सबसे पहले किसको करेंगे, सबसे पहले महाभाष्य को ही करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि महाभाष्य जो है पतंजलि की कृति है। इन सारे आचार्यों में महाभाष्य किसका है, महाभाष्य आपका हो जाएगा पतंजलि का। पतंजलि का समय जानते ही हैं, पाणिनि कात्यायन पतंजलि। ठीक है। और फिर उसके बाद वामन जयादित्य की काशिका वृत्ति आएगी, छठवीं के लगभग 600 ईस्वी के हैं। शब्द कौस्तुभ भट्टोजी दीक्षित 14वीं शताब्दी। वैयाकरण भूषण सार कौंड भट्ट है, लगभग 17वीं शताब्दी। फिर नागेश आ जाएंगे 18वीं शताब्दी के। तो इसमें यही सही होगा ना कि सबसे पहले महाभाष्य को रखेंगे, फिर काशिका वृत्ति को रखेंगे, फिर शब्द कौस्तुभ को रखेंगे, फिर वैयाकरण भूषण सार को रखेंगे, फिर शब्देन्दु शेखर को रखेंगे। तो यहाँ पर पुस्तकों का कालक्रम पूछा गया था, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है ना। अश्वघोष कृतम रचना द्वयम किमस्ति। अश्वघोष कृत दो रचनाएं कौन कौन सी हैं, हर्षचरितम बुद्धचरितम। इसमें दो छांटना है, एक नहीं, बुद्धचरितम तो है, हर्षचरितम नहीं है। बुद्धचरितम है और हर्षौंदरानंदम है। विक्रमांक देव चरितम, दस कुमार चरितम ये दोनों नहीं है। उत्तर राम चरितम, महावीर चरितम ये भी दोनों नहीं है। तो हर एक कवि की लगभग दो रचना तो कम से कम आपको याद रखना ही रखना है। मतलब जितना याद हो पाए उतना याद करें, और लास्ट और साथ ही साथ दो तीन याद करने का प्रयास करें, जितना मिले उतना प्रयास करें। अब देखिए अगला क्या है, ब्राह्मी लिपि से एक अगला प्रश्न और आया था। इसमें 4-5 प्रश्न आए थे कि ब्राह्मी लिपि आविष्कारका भारतीय आसन। ब्राह्मी लिपि के जो आविष्कारक है वह भारतीय थे, ऐसा कौन मानते हैं। तो आपको पता होगा कि एडवर्ड थॉमस जो है ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति कहाँ से मानते हैं, यह गंगा नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में जो है ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति हुई। एडवर्ड थॉमस और साथ ही एक और विद्वान है जो यहाँ पर नहीं लिखा गया है, वो है लासेन। ब्राह्मी लिपि को पढ़ाते हुए मैं बताया था इसको, लासेन और एडवर्ड थॉमस ये दोनों ब्राह्मी लिपि को जो है भारतीय मानते हैं कि भारत से ही उत्पन्न हुई है। तो ब्राह्मी लिपि का 3-4 पेज का एक नोट्स है, उसको पढ़ लेंगे तो ब्राह्मी लिपि से जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो सब आप सॉल्व कर लेंगे। सायण भाष्य से देखिए एक प्रश्न है, दोषावस्था इति पदस्य सायणानुसारम अधोलिखितेषु कतमम कतम कतमम अर्थ विद्यते। दोषावस्था का अर्थ पूछा गया है। देखिए 2020 के पेपर में तो एक सायण भाष्य आसान पूछ लिया गया था, लेकिन इस बार जो पेपर हुआ उसमें सायण भाष्य के 3-4 प्रश्न लगभग आए थे, और लगभग जो है वो सब अलग अलग जगहों से थे। ज्ञान सूक्त से, पुरुष सूक्त का 16वां मंत्र था, तो कुछ कठिन भी थे। तो सायण भाष्य आपको तैयार करना ही पड़ेगा, क्योंकि 2-3-4 क्वेश्चन सायण भाष्य से पूछा जाता है। अब यदि अग्नि सूक्त इंद्र से पूछ लेगा तो भाई सबके लिए सरल हो जाएगा, और यदि कहीं और अन्य जगह से पूछना है कठिन हो जाएगा। तो इसलिए सायण भाष्य पे आप लोगों को विशेष ध्यान देना है। सूक्त का पर डे रिवाइज की, सूक्त पर डे रिवीजन किया करिए, और कभी कभी क्या किया करिए, सायण भाष्य भी देख लिया करिए। ठीक है ना। आपको प्रतिदिन की रूटीन में जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, अभी 1 महीना एग्जाम और है, आपको सुबह सुबह रिवीजन करना चाहिए। देखिए जो लोग रिवीजन क्लासेज मेरी नहीं लिए हैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, जो लोग रिवीजन क्लासेज ले चुके हैं
उनको तो मैं सुबह सुबह रिवीजन करवा ही देता हूँ, सायण भाषा सब एक जगह लिख करके। लेकिन जो लोग खुद से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह विशेष जो है सूचना है कि वो लोग सुबह सुबह क्या किया करें, कुछ चीजों को बदल बदल के सप्ताह में दो दो दिन का ऐसे प्लान रख करके चीजें सुबह सुबह जरूर रिवाइज करें। दिन भर आप जो भी पढ़ते हैं वो मायने नहीं रखता। सुबह आप, सुबह जरूरी नहीं कि 4 ही बजे आपको पढ़ना है, सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, जब भी आपको लगे 2 घंटे में, लेकिन उस समय सुबह वाली पढ़ाई और दिन भर वाली पढ़ाई में अंतर होना चाहिए। अंतर का मतलब ये है कि दिन भर आप एक पुस्तक को भले ही 3 घंटे में पढ़ें, लेकिन सुबह आपको 1 घंटे में कम से कम 5 से 6 चीजें पढ़नी है। ये कहने का तात्पर्य है। सुबह ऐसी पढ़ाई करें कि सुबह लगभग आपका 5-6 ग्रंथ, 5-8 चीजें लगभग तैयार हो जाएं। उसी तरह से उसी को रिवीजन, वही मेन है। सुबह यदि आप कर लिए ना 1.5-2 घंटा अच्छे से मेहनत करके, तो दिन भर की पढ़ाई की वह बराबर होता है। सुबह सूक्त का रिवीजन कर लीजिए, अलंकार का रिवीजन कर लीजिए, महाभाष्य का रिवीजन, सांख्यकारिका का रिवीजन, वक्रोक्ति जीवितम का रिवीजन, जितना भी पाठ्यक्रम में जितना आप कर सकते हैं, इन सारी चीजों को उठा उठा कर रिवीजन कर लीजिए 1-1.5 घंटे में। फिर आपको लगेगा फिर दिन भर कुछ भी पढ़ेंगे वो अतिरिक्त पढ़ेंगे। और जब सुबह ही नहीं पढ़ेंगे तो दिन भर फिर जो है फिर मजा नहीं आएगा ना, फिर नहीं कवर कर पाएंगे। तो इसीलिए कम से कम ध्यान दें और सुबह 2 घंटा रिवाइज पर डे करते रहें। दोषावस्था इति अनुसारम अधोलिखितेषु कथमम अर्थ विद्यते। तो दोषावस्था का मतलब जानते हैं कि रात और दिन होता है, तो विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है ना। उपत्वाग्ने दिव्य दिव्य दोषावस्तर्ध्यावयम नमो भरंत एमसे। गायत्री छंद का यह, गायत्री छंद में यह अग्नि सूक्त का ही मंत्र है। दोषावस्था का मतलब पूछा गया था पेपर में। अब अगला प्रयोग था कि देखिए, अगला प्रश्न था 82 नंबर का, ऐधेताम इति प्रयोगे कानि धातु लकार पुरुष वचनानि। ऐधेताम में जो है कौन सी धातु है, कौन से लकार में है और कौन से पुरुष में है, यह प्रश्न पूछा गया था। ईद धातु का रूप तो आपको तैयार करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब ईद धातु का रूप तैयार करने के लिए कैसे तैयार करेंगे, ऐधेताम पूछा गया है। तो यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर इसको ट्रिक भी बता देता हूँ ईद धातु में, कि जहां पर ऐ लिखा हो वो समझ लीजिए वह भूतकालिक ही है कुछ। जैसे देखिए लंग लकार में ऐधत पूछा है, ऐधत, ठीक है ना। ऐधत, ऐधेताम, ऐधंतम, ऐधथाः, ऐधेथाम, ऐधध्वम, ऐधे, ऐधावहि, ऐधामहि, ऐसा पूछा गया है। तो क्या पूछा गया था पेपर में, ऐधेताम पूछा गया था। ऐधेताम यहाँ पर है ना, तो लंग लकार का प्रथम पुरुष का द्विवचन, क्या विकल्प सही होगा बताएंगे। ऐधेताम में क्या होगा, ऐधेताम पूछा है ना, विकल्प कौन सा सही होगा, फटाक से बताइए। एद धातु लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, यही सही होगा ना जी। इसमें लोग कुछ जो है कभी कभी देखिए यहाँ पे एधेताम ये लिखा है लोट लकार वाला, ये लोट लकार का जो है यह लोट लकार का रूप है, तो इसीलिए तो ये होगा नहीं। यह यहाँ पर एद धातु लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, यही यहाँ पर रूप सही है। अब देखिए ट्रिक का मतलब ये है कि ये जो ऐ हर जगह नहीं बनेगा, ऐ वहीं पर बनेगा जहां पर आठ जाति नाम से 8 का आगम होगा, ठीक है ना। अब अगला 83 नंबर क्वेश्चन ये था कि अधो अधो निर्दिष्ट युग्मानाम समीचीनाम तालिकाम चिनुत। अब ये देखिए ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य, उपनिषद साहित्य, सूत्र साहित्य, मतलब कौन से वेद का कौन सा ब्राह्मण है, कौन सा आरण्यक है, कौन सा उपनिषद है, कौन सा शिक्षा ग्रंथ, कौन सा सूत्र है, कल्प सूत्र, धर्म सूत्र, ब्राह्मण सूत्र। तो यह सब तो आपका सामान्य परिचय, ये सब तो याद ही करना पड़ेगा। जैसे गोपद ब्राह्मण अथर्व वेद से है, बृहदारण्यक शुक्ल यजुर्वेद से है, आर्षेय ब्राह्मण साम वेद से, तैतरीय ब्राह्मण जो है आपका कृष्ण यजुर्वेद से। तो इस तरह से आप चारों वेदों के ब्राह्मण तो तैयार करिए, चारों वेदों के आरण्यक, चारों वेदों के उपनिषद, चारों वेदों का सूत्र साहित्य, चारों वेदों के शिक्षा ग्रंथ, चारों वेदों के संपादन करता, चारों वेदों के ट्रांसलेटर कौन किसने ट्रांसलेट किया है, चारों वेदों के ऊपर किसने कौन सा भाष्य लिखा है, यह सारी चीजें जो है आपको क्लियर करनी पड़ेगी। उस भाष्य का क्या नाम है, वेदों के ऊपर जो भी कार्य हुए हैं वे सब आपको तैयार करने ही पड़ेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए सूक्तियों से ही था, सम्यक प्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़म हितात्मक तेज। यह दुष्यंत कहते हैं ना तपस्वियों के बारे में, कि तपस्वियों का जो यह जो तपोधन और सम की प्रधानता है, इनके अंदर एक बहुत ही दाहात्मक तेज छिपा रहता है। अभिज्ञान का यह हो गया, आनीय झटित घटयते विधिरभिमत
विमुख मुखी भूत, यह रत्नावली का हो जाएगा। और ये देखिए नलचंपू का ही है। अक्षमाला प्रवृत्तिज्ञा कुशासन परिग्रह ब्राह्मी व दौर्जनी संसद बंदनीया समेखला। दौर्जनी संसद, दुर्जनों की जो सभा होती है वह ब्राह्मी मतलब ब्राह्मणों की सभा की ही तरह वंदनीय है। अब यहाँ पे श्लेष अलंकार से दो दो अर्थ निकल जाते हैं। और अदिष्टमप्यर्थम अदिष्ट वैभवात करोति सुप्तिर जिन दर्शनातिथिम, यह कहाँ का है? यह नैषधि चरितम का है। तो यदि आप ये सूक्ति पढ़े होंगे तो चारों को मिलाने में टाइम भी नहीं लगेगा, तो सूक्ति भी आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक है ना, लिखा है ना कि शांति प्रधान तपस्वियों में जला देने वाला गुप्त तेज रहता है, क्योंकि स्पर्श के योग्य सूर्यकांत मणियों के तुल्य अन्य तेज से तिरस्कृत होने पर भी उसे प्रकट करता है। ठीक है ना। अब देखिए अगला प्रश्न क्या था, द्वित्रा में समास कौन सा है? तो यह तो मान लीजिए थोड़ा सा पाठ्यक्रम से हट करके यह सिद्धांत कौमुदी में यह सूत्र है, संख्या व्यासन्ना दूराधिक संख्या संख्येये। इस सूत्र से अलौकिक विग्रह में बहुब्रीहि समास प्रातिपदिक संज्ञा द्वित्रा बना, बहुब्रीहि संख्येये डच बहुगुणा से डच प्रत्यय करके द्वित्री शब्द से डच प्रत्यय कर देंगे, और टे से जो है टी का लोप करके द्वित्र बना देंगे, और एक देश विकृत मनन्यवत से प्रातिपदिक संज्ञा सुवादि कार्य करने पर प्रथमा के जो है बहुवचन में दुत्राह ऐसा रूप बन जाएगा। तो समास के उदाहरण आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। सांख्यायन आरण्य के आरण्यकः अधोनिर्दिष्टेषु केन सह संबंध। अब देखिए कितना आसान प्रश्न पूछा है। सांख्यायन आरण्यक किस वेद से है? ऋग्वेद से ही है। वही आरण्यक साहित्य भी आपको तैयार करना है। अयुत सिद्ध संबंध को क्या कहते हैं तर्क भाषा के अनुसार? बताइए। अयुत सिद्ध संबंध को क्या कहते हैं? समवाय संबंध होता है। लिखा है ना, तत्र अयुत सिद्ध संबंध समवाय। अयुत सिद्ध क्या होता है? तो ययोर द्वयोर मध्ये एकम अविनश्चित अपराश्रित मेवावतिष्ठते तौ अयुत सिद्धौ। अर्थात जिन दो पदार्थों के मध्य में एक नष्ट न होता हुआ भी दूसरे पर ही आश्रित है वही अयुत सिद्ध कहलाते हैं। और यह 5 तरह से होते हैं, अवयव अवयवी के रूप में, गुड़गुड़ी क्रिया क्रियावान जाति व्यक्ति और विशेष नृत्य द्रव्यों में होते हैं। अब देखिए 88 नंबर क्वेश्चन क्या था, सांख्य कारिका के अनुसार प्रत्यय सर्ग किसको कहते हैं? ये देखिए अच्छा प्रश्न था। प्रत्यय सर्ग को क्या कहते हैं? जिसको प्रत्यय सर्ग का दूसरा नाम पता रहा होगा कि बौद्धिक सर्ग इसको कहते हैं। एक बौद्धिक सर्ग होता है, एक भौतिक सर्ग होता है, और प्रत्यय सर्ग को क्या कहते हैं? बौद्धिक सर्ग कहते हैं। तो प्रत्ययो बुद्धि तस्य सर्गः कार्यम, ये सब प्रत्ययो सर्गः विपर्यासक चतुष्ट सिद्धाख्या गुण वैषम्य विमर्दात तस्य च भेदास्तु 50। तो प्रत्यय क्या है? प्रत्यय कहते हैं बुद्धि, बुद्धि के द्वारा जो सृष्टि होती है उसी को प्रत्यय सर्ग कहते हैं। तो सांख्य कारिका में प्रत्यय सर्ग टॉपिक आपके पाठ्यक्रम में लिखा ही है। प्रत्यय सर्ग आपको पढ़ना है। फिर शुरू के जो है त्रिगुणात्मक अब मूल प्रकृति की सिद्धि कैसे होती है, पुरुष और प्रकृति का जो है लक्षण क्या है, उनके स्वरूप क्या है, यह सब सारी चीजें, व्यक्त अव्यक्त में समानता और व्यक्त और पुरुष में भेद, यह सारी जितनी भी कारिकाएं हैं, साथ ही साथ प्रत्यय सर्ग, यह सारे जो है कुछ कुछ श्लोक हैं वे सब आपको तैयार करने पड़ेंगे। अब देखिए मनुस्मृति में फिर से आ गया। मनुस्मृति के दूसरे अध्याय का लगभग 250 के पार से यह प्रश्न था कि मनुमते अनधियान विप्रह, जो व्यक्ति वेद नहीं, जो ब्राह्मण वेद नहीं पढ़ता है वह कैसा है? तो श्लोक आया है ना, यथा काष्ठमयो हस्ति यथा चर्ममयो मृगः यश्च विप्रो अनधियान स्त्रीनाम विभ्रति। जिस तरह से काठ की हाथी होती है और चमड़े का नकली मृग होता है, और जैसे बिना वेद पढ़ा हुआ ब्राह्मण, यह त्रयते नाम विप्रति, यह तीनों केवल नाम के हाथी मृग और विप्र हैं, काम के नहीं है। ठीक है ना, ये केवल नाम के हैं। तो इसी तरह से तो मनुमते अनधियान विप्र जैसा, तो क्या कहेंगे? काष्ठमयो हस्ति और चर्ममयो मृग। तो क एवं ग यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। विकल्प सी यहाँ पर सही था। मनुस्मृति के और भी जहाँ से यह प्रश्न पूछा गया था वहां पर बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं प्रश्न बनने लायक। उन सारी चीजों को आप तैयार करेंगे, पुराना पढ़ेंगे, पुराना वीडियो देखेंगे, वहां पर मैं बताया भी हूँ। अब देखिए यहाँ पर भाष्य का अधोलिखितानाम कालक्रमानुसारम समुचितम उचितम चुनत चिनुत समुचितम क्रमम चिनुत। यहाँ पर भाष्य का क्रम पूछा गया था। सबसे पहले सबसे प्राचीन भाष्य आपको पता होगा, स्कंद स्वामी का जो भाष्य है ऋग्वेद पर सबसे सबसे प्राचीन है। और फिर उसके बाद किसका आएगा? स्कंद स्वामी के बाद किसका भाष्य देखेंगे? स्कंद स्वामी का भाष्य फिर 12वीं शताब्दी के आचार्य उवट ने भी माध्यन्दिन संहिता पर उवट भाष्य लिखा है। फिर सायण ने 14वीं शताब्दी में चारों वेदों पर भाष्य लिखा है। फिर दयानंद 17वीं लगभग शताब्दी के हैं, इन्होंने भी वेदों पर भाष्य लिखा है। तो क्या सही हो जाएगा? 3 1 4 2। तो इसी तरह से आपको
सारे वेदों का अलग अलग क्रम भी याद रखना है और लगभग सबके क्रम दिमाग में रखने रखने भी हैं। जैसे भट्ट भास्कर यहीं डाल दिया जाए, उवट की जगह भट्ट भास्कर लिख दिया गया होता तो आपको पता रहना चाहिए ना, भट्ट भास्कर भी 11वीं शताब्दी के हैं। तब भी वहां पर भी स्कंद स्वामी के बाद भट्ट भास्कर आएंगे, तब सायण आएंगे। तो यह सारी चीजें जो है आपको थोड़ा दिमाग में रखनी पड़ेंगी, भाष्यकारों का क्रम वगैरह भी, ठीक है ना। अब इसके बाद से गद्यांश शुरू था। यह निरुक्त का जो है मेघ के निर्वचन से जो है यह परिच्छेद था। क्या लिखा था? ऊपर उपलो मेघो भवति, अर्थात जो है ऊपर शब्द और उपल शब्द यह मेघवाचक हैं। और उपरमंते अस्मिन अभ्राणी, क्यों भाई इनको जो है मेघ कहते हैं, क्यों इनको ऊपर या उपल कहते हैं? क्योंकि इसमें मेघ के दुधियाले पूर्व रूप रमण करते हैं। अभ्राणी मतलब बादल घूमते हैं। उपरता आपह इतिवा, अब क्या कहा गया? उपरता आपह इतिवा, जल को भी ऊपर कहते हैं, सीधे कह दिया गया ना। अतः ऊपर और उपल दोनों एक ही व्युत्पत्ति में हैं। और इनमें क्या है? उपरता आपह इतिवा, मेघ को मेघ या ऊपर या उपल क्यों कहते हैं? तो क्योंकि इसमें उपरता आपह, क्योंकि इसमें जल रहता है। यह निरुक्त के दूसरे अध्याय में जहाँ शब्दों का संकलन किया गया निर्वचन से यह प्रश्न था। तेसाम एसाम भवती, ठीक है ना। अब उनके बारे में एक ऋचा है। देवानाम माने प्रथमा अतिष्ठन कृन तत्र देशाम उपरा उदायन त्रयस्तपंत पृथ्वी मनूपा द्वाब्रूकम वहतः पुरुषम, एक मंत्र को उद्धृत कर दिया गया कि सृष्टि निर्माण के समय या जब प्रजापति ने देवों का निर्माण प्रारंभ किया था, तब वे माध्यमिक देवगण अर्थात बादल ही मुख्य थे। सबसे पहले इन्हीं की सृष्टि की, क्योंकि वर्षा के बिना जगत की स्थिति ही संभव नहीं थी। बारिश के बिना कैसे? जब जल ही नहीं रहेगा तो सृष्टि कहाँ से होगी? अतः इन्हें पहले बनाया गया। लिखा है ना, देवा नाम निर्माणे प्रथमा अधिष्ठन माध्यमिका देवगणा, देवताओं के निर्माणे सबसे पहले देवताओं की सृष्टि की। और प्रथम इति मुख्य नाम प्रथमो भवति कृंतत्रमंतरिक्षम विकर्तनम मेघानाम विकर्तनेन मेघानाम उदकम जायते, फिर मेघों को काट करके जब मेघों को काटा गया तब उदक की उत्पत्ति होती हुई। और त्रय तपंत पृथ्वी अनुपा, यह तीनों मिलकर के पृथ्वी को गर्म करते हैं। कौन कौन से? पर्जन्य वायु आदित्य, ठीक है ना। यही तीनों मिलकर के क्या लिखा गया? जल तथा भी ऊपर रहने वाले जल भी ऊपर शब्द से लिए गए हैं। अनुग्रह करने वाले तीन कौन कौन से? वायु आदित्य और पर्जन्य पृथ्वी पर रहने वाले औषधियों को तपंती अर्थात पकाते हैं। वायु शीत से, आदित्य उष्णता से और पर्जन्य वर्षा से सब वनस्पतियों और औषधियों को पकाते हैं। दो अर्थात वायु और आदित्य तृप्त कर देने वाले या भर देने वाले जल को इस पृथ्वी लोक से ऊपर ले जाते हैं, सुखा देते हैं। और मध्यम लोक जो अंतरिक्ष में रहने वाले देवगण या बादल प्रथम मुख्य नाम से हैं, क्योंकि लोक में वह सबसे उत्कृष्ट होता है। कृंतत जो है अंतरिक्ष को कहते हैं, क्योंकि यह मेघों को काटने वाला होता है, या अंतरिक्ष में मेघों का कर्तन छेदन होता रहता है, इससे अंतरिक्ष को कृंतत कहते हैं। तो यह देखिए पूरा निरुक्त से यह प्रश्न था। वायुरादित्य शीत उष्ण शीतोष्ण वर्षैः औषधि पाचयन्ति अनुपा अनुवपन्ति लोकान स्वनेन स्वेन कर्मणा। अब देखिए यह पैराग्राफ देकर के प्रश्न क्या पूछा गया था? उपरिलिखित परिच्छेदम अनुसृत्य अधोलिखितेषु ब्रिबूकम इति पदस्य अर्थम चिनोतु। ब्रिबूकम इति उदका नाम, यहीं कहीं लिखा था, अभी आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। ब्रिबूकम इति उदका नाम यहीं सीधे लिखा था ना। ये कहाँ है? ब्रिबूकम देखिए लिखा है ना, ब्रिबूकम इति उदक नाम। ब्रिबूकम शब्द से किसको बताया गया है? उदक को बताया गया है। तो यहाँ पर आपको कुछ करना ही नहीं था। ब्रिबूकम इति उदका नाम, तो ब्रिबूक पद का क्या अर्थ हो जाएगा? उदक, ठीक है ना। इन सारे पैराग्राफ जब भी आए ना, तो पैराग्राफ को एक बार पढ़ के तुरंत प्रश्न पे जाना चाहिए। पैराग्राफ का अर्थ निकालने से बढ़िया है आप सीधे प्रश्नों पर देखिए। अब फिर क्या लिखा गया? उपरिलिखित परिच्छेदम अनुसृत्य अधोलिखितेषु त्रयः तपन्ति, अर्थात तीन पकाते हैं। इस वाक्य का अभिप्राय क्या है? त्रयो तापाः पृथ्वीं तपन्ति, या फिर मनुष्याणाम पापानि पृथ्वीं तपन्ति, या फिर पर्जन आदित्याः पृथ्वीं तपन्ति, या फिर सूर्य रश्म्यः बलवानलश्च पृथ्वी। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा बताइए? त्रयः तपन्ति पृथ्वीं अनुपाः, अर्थात कौन कौन से? देखिए यहाँ पर लिखा गया था ना, यही जो तीन है, कौन कौन से? पर्जन्यः वायुः आदित्यः शीतोष्ण वर्षैरोषधि पाचयन्ति अनुपाः, लिखा है ना। तो यहाँ पे पर्जन्यो वायु आदित्याः पृथ्वीं तपन्ति। और 93 नंबर क्वेश्चन क्या था? कि उपरिलिखित परिच्छेदम अनुसृत्य
अधोलिखितेषु कृंततम इति पदस्य अर्थम चिनुत। कृंततम अर्थ अंतरिक्षम, क्या लिखा था? कृंतत जो है, कृंततम अंतरिक्षम, क्योंकि कृंतत अंतरिक्ष को कहते हैं, क्योंकि विकर्तनम मेघानाम, क्योंकि यह मेघों का विकर्तन, मेघों को काट डालता है। यह भी प्रश्न सही कर लिए। और क्या पूछा गया 94 नंबर क्वेश्चन कि अधोलिखित परिच्छेदम अनुसृत्य अधोलिखितेषु ऊपर इति पदः पदस्य अर्थम चिन्ह। तो ऊपर किसको कहते हैं? सबसे पहले लिखा है ऊपर हो या उपल, वह मेघ का ही नाम है, मेघो भवति, तो मेघ का वाचक हो जाएगा। और 95 नंबर प्रश्न क्या था? उपरिलिखित परिच्छेदम अनुसृत्य अनुपाह इति पदम केसाम विशेषणम जो है वर्तते। अनुपाह किसका विशेषण है बताइए? अनुपाह त्रयः तपन्ति पृथ्वीम अनुपाह, लिखा है ना, त्रयः तपन्ति पृथ्वीम अनुपाह पर्जन्यो वायुरादित्यः। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे? वायुरादित्य पर्जन्यानाम, यहाँ पर विकल्प क्या सही हो जाएगा? डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस तरह से पैराग्राफ को पढ़ करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। पिछली बार के पैराग्राफ में कुछ दम था और अच्छे प्रश्न आए थे पिछली बार पैराग्राफ से। इस बार तो 10 प्रश्न बहुत सरल आए थे। और ये देखिए, ये भी वह कादम्बरी के सुखनासोपदेश से है। यह भी पैराग्राफ आया था कि इयम संवर्धन वारिधारा तृष्णा विषवल्ली नाम। यह जो इयम, क्या, क्योंकि यह जो लक्ष्मी है, यह तृष्णा रूपी लता, तृष्णा रूपी विषलता के लिए संवर्धन वारिधारा, बढ़ाने के लिए जल की धारा है। ठीक है ना। व्याध गीत ही इंद्रिय मृगाणाम, इंद्रिय रूपी मृगों के लिए बहलिये के गीत के समान है। परामर्श धूम लेखा सच्चरित चित्राणाम, सज्जनों के चरित्र के लिए धूमें के समान है। तिम्रोदगति शास्त्र दृष्टि नाम, शास्त्र दृष्टियों के लिए तिम्रोदगति के समान है। सभी प्रकार के अभिनयों की पुरः पताका है। उत्पत्ति निम्नगा क्रोधावेग ग्रहाणाम, अर्थात क्रोध में क्रोध के आवेग रूपी जो मगरमच्छ हैं उसके लिए उत्पत्ति निम्नगा नदी के समान है। आपान भूमि आपान भूमिर विषय मधुनाम, अर्थात जो है मधुरूपी विषयों की आपान भूमि है। संगीतशाला भ्रु विकार नाट्यानाम, अर्थात भ्रु विकार नाट्यों के लिए संगीतशाला के समान है यह लक्ष्मी। आवास दरी दोषासी विषाणाम, उत्सारण वेत्रता सत्पुरुष व्यवहाराणाम, प्रस्तावना कपट नाटकस्य, कदलिका काम करीड़ः वध्यशाला साधुभावस्य, राहु जिह्वा धर्मेन्दु मंडलस्य, लतेव विटपकान अध्यारोहति, गंगा इव वसु जननी अपि तरंग बुद्बुद चंचला, पाताल कुहेव तमो बहुला, हिडिम्बैव भीम सासहिका हार हृदया, प्रावृट इव अचिरत द्युति कारिणी, दुष्ट पिशाची इव दर्शित अनेक पुरुषोच्छाया, स्वल्प सत्वम उन्मत्ति करोति। यह पैराग्राफ देखिए दिया गया था सुकनासोपदेश से। और प्रश्न क्या पूछा गया? उपरिलिखित परिच्छेदम अनुसृत्य अधोलिखितेषु तिमिरोदगते शास्त्र दृष्टीनाम इति गद्यांशानुसारम तिमिरोदगते कुत्र भवति। तिमिरोदगते कहाँ होगी? तिमिर नाम का रोग कहाँ होगा? कान में होगा कि हाथ में होगा कि सिर में होगा कि नेत्र में होगा? देखिए जो है कितना आसान प्रश्न है। नेत्र में ही तो होगा ना, रतौंधी, तो नेत्र में ही होगा। तिमिरोदगति मतलब रतौंधी और रतौंधी नेत्र में होता है। इसको सही कर लिए। और क्या लिखा गया? उपरिलिखित परिच्छेदम अनुसृत्य पुरः पताका सर्व अभिनयानाम, पुरः पताका कौन है? लक्ष्मी है। हर प्रकार के अभिनयों की पुरः पताका कौन है? लक्ष्मी है। ये भी प्रश्न सरल ही था। अगला क्या है? उपरिलिखित परिच्छेदम अनुसृत्य कदलिका काम करीड़ः इत्यत्र करीड़ः तुलना केन सह कृतः। कदलिका काम करीड़ः, अब बताइए, कदलिका काम रूपी हाथी के लिए यह केले के वन के समान है। तो यहाँ पर करीड़ः तुलना केन सह कृतः, यहाँ पर जो है करीड़ः की तुलना किससे की गई है? सुखनाश से कि क्रोध से कि जल से कि काम से? तो आप जानते ही हैं। तो क्या लिखा गया? तो जिस तरह से केले के वन में हाथी जो है काम से उन्मत्त हाथी विहार करता है, उसी प्रकार लक्ष्मी से युक्त व्यक्ति कामना का निर्बाध आवागमन, तो यहाँ पर करीड़ः अर्थ की तुलना काम से की गई है। 99 नंबर में क्या पूछा गया था? उपरिलिखित परिच्छेदम अनुसृत्य अधोलिखितेषु हिडिम्बैव भीम सासहिका हार हृदया, इसमें कौन सा अलंकार है? हिडिम्बा के समान, अर्थात केवल भीम साहस एक हार हृदया, केवल भीम के साहस से प्रभावित हो जाने के कारण उसके प्रति खींचे जाने वाले हृदय से युक्त घटोत्कच की माँ हिडिम्बा राक्षसी के समान यह लक्ष्मी है। प्रचंड साहस से ही बस में आती है। जैसे भीम के ही साहस से मात्र हिडिम्बा कंट्रोल में हुई थी, तो उसी तरह से यह लक्ष्मी भी अत्यंत साहसी से ही जो है आहार्य हृदय उसी व्यक्ति से आकृष्ट होती है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? श्लिष्टोपमा अलंकार है। और 100 नंबर क्वेश्चन क्या था? एक मिनट,
100 नंबर क्वेश्चन क्या था कि उपरलिखित परिच्छेदम अनुसृत्य वल्लीनाम संवर्धने, वल्लीनाम अर्थात लताम, लताओं के संवर्धन में किसकी अपेक्षा होती है बताइए। लता को बढ़ाना हो तो क्या अग्नि से लता बढ़ा लेंगे, अग्निना सिंचती कर लेंगे, या फिर वायु से लता बढ़ जाएगी, या फिर जल से, या फिर काठ से। तो जल से ही बढ़ेगी ना। पैराग्राफ भले ही कठिन था, दोनों पैराग्राफ कठिन थे, लेकिन प्रश्न जो है सामान्य पूछ ली, प्रश्न जो है बहुत सामान्य भी, मतलब प्रश्न बहुत कठिन नहीं पूछा गया था, प्रश्न ठीक ठाक पूछा गया था ना। तो इसीलिए जो है अभी 100 प्रश्नों को देख करके आपके जो 10 प्रश्न होते हैं आपकी बौद्धिक क्षमता पर आधारित होते हैं। यदि आप अच्छे से उसको समझ जाएंगे तब आपको वह गलत नहीं होगा, लेकिन इधर उधर जो लगेंगे करने तब वह प्रश्न ज्यादा गलत हो जाएगा। सीधे सीधे जो भी प्रश्न पूछा जाए, पैराग्राफ पे आप कभी ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए आपके प्रश्न पर। यदि आपको प्रश्न समझ में आ गया तो अपने बौद्धिक स्तर से जो भी आपको सही आंसर लग रहा है यदि देंगे तो वही लगभग सही भी होता है, ठीक है ना। तो यह 100 प्रश्न जो है, 100 प्रश्न लगभग आपके समाप्त हो गए। अब इसके बाद कल जो है 2021 का बताइए, सारे प्रश्न सॉल्व करवाए जाएं, पुराने प्रश्न सॉल्व करवाए जाएं कि जो हम बनाए उसको सॉल्व करवाए जाएं। आप लोग बताइए, प्रीवियस ईयर भी अभी एक दो और लगा लिया जाए ना, जब से एनटीए बना रहा है, जब से एनटीए बना रहा है 2021 का, 2020 का और 2019 का, इस 3 साल के पेपर जो है सॉल्व कर लिए जाएं। और फिर उसके बाद से यह 3 प्रश्न 3 साल के प्रीवियस ईयर को सॉल्व करने के बाद बाकी जो मैं बना रहा हूँ उसको प्रीवियस, उसको जो है यही फ्री क्लास में आकर के सॉल्व करवाता रहूंगा पूरा डिटेल व्याख्या के साथ, ठीक है ना। 3 सेट ये हो जाए, प्रीवियस ईयर वाला 19, 20, 21, और फिर जो है जो मैं प्रश्न बनाता हूँ संपूर्ण शतकम से या फिर किसी भी विशेष टॉपिक से, उन सारे प्रश्नों की अच्छी विधिवत व्याख्या के साथ, ताकि आपको नए प्रश्न भी मिलते रहे। प्रीवियस ईयर से आपको क्या क्या तैयार करना है वह सारी चीजें आप जो है कर लें, ठीक है ना। भैया व्याकरण को सुबह रिवीजन कर सकते हैं, कर लीजिए भास्कर जी, रिवीजन आपको पर डे सुबह करना ही चाहिए। देखिए चाहे जितने लोग 57 लोग जुड़े हैं सबके लिए यह सूचना है कि यदि आपको तैयारी अच्छी करनी है तो सुबह सुबह जो है लगभग 2 घंटे का, या तो खुद कर सकते हैं तो खुद करिए या फिर जो है किसी के साथ करिए, लेकिन रिवीजन आपको करना ही चाहिए। रिवीजन करने से आपका दिन भर का कोटा कंप्लीट हो जाता है। यदि रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर पुरानी चीजें विस्मृत होते टाइम नहीं लगती हैं, ठीक है ना। 20 प्रश्न प्रिया जी नहीं, 10 प्रश्न संस्कृत में आएगा, 10 प्रश्न फर्स्ट पेपर में, तो 150 क्वेश्चन में 20 प्रश्न पैराग्राफ से आएंगे। संस्कृत से 10 रहेंगे और 10 नहीं 5 रहते हैं, 15 क्वेश्चन रहते हैं फर्स्ट पेपर में। 5 ही तो रहते हैं पैराग्राफ से प्रश्न, और इधर 10 रहते हैं। हाँ 20 मार्क के 15 प्रश्न आते हैं टोटल। 15 प्रश्न पैराग्राफ से आएंगे 30 नंबर के, ठीक है ना। रिवीजन में आप अपने देखिए, रिवीजन में मैं आपको बताता हूँ क्या क्या आप शामिल करें। रिवीजन में आप सूक्त शामिल कर लें, मैं पर डे सुबह करवाता हूँ। सायण भाष्य शामिल कर लें, और किसी दिन मैं सामान्य परिचय जितना है, सामान्य यूनिट जितना है, 1 से लेकर पहले यूनिट, तीसरी यूनिट, 5वीं यूनिट, 7वीं यूनिट, 9वीं यूनिट, इसका रिवीजन। फिर शॉर्ट नोट्स नाम से मैं 3 पीडीएफ बनाया हूँ, एक साहित्य की पीडीएफ है, तो इन दोनों पीडीएफ का भी रिवीजन। और साथ ही साथ इसके अलावा सांख्यिकारिका हो गई, तर्क संग्रह हो गया, अर्थ संग्रह हो गया, तर्क भाषा, मनुस्मृति या केवल स्मृति, अर्थशास्त्र, इन सारे टॉपिक की लगभग मैं 10 दिन के अंदर 3 से 4 बार मैं रिवाइज इन सबको करवा देता हूँ, ताकि कुछ भी जैसे ही भूले तुरंत वह दिमाग में आ जाए। तो इसी तरह से आपको भी यह सब रिवीजन करना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से रिवीजन बना करके करते रहेंगे, सूक्त का, सायण भाष्य का, अलंकार का, और जितना भी टॉपिक आपको जो भी, एक दिन उठाइए, सुबह उठिए, कारक पूरा रिवीजन कर लीजिए, समास पूरा रिवाइज कर लीजिए। उठिए तो फिर क्या करिए, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, साहित्य के लक्षण ग्रंथों को, नहीं कुछ हो तो जितना भी, हाँ ये सारे शॉर्ट नोट्स मैंने अपने पेड क्लास में दे दिए और वहीं उसका रिवीजन भी करवाता हूँ। इन शॉर्ट नोट्स में से लगभग 50 प्रश्न फिक्स रहते हैं कि 50 प्रश्न इसी शॉर्ट नोट्स में से आ जाएंगे, 50-60, ठीक है ना। तो इस तरह से रिवीजन करते रहिए, बाकी जो भी पीडीएफ या फिर जो भी जरूरत लगे बताया करिए, ग्रुप में जो है दे दिया जाएगा, ठीक है ना। अभी के लिए जो है फिर और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं, अभी 1 महीना समय है, अच्छे से आप लोग तैयारी कर लें ना।
टेस्ट आज अपलोड करूंगा पाली जी एक, ठीक है ना। ठीक है, शुभ शुभ रात्रि सभी को। कोई टेस्ट सीरीज बताएं सर। टेस्ट सीरीज के लिए प्रिया जी, अब मैं क्या बताऊं, टेस्ट सीरीज कहीं अगर आपको मिले तो वहां से बुक से करती रहिए, ठीक है ना। बाकी मैं ही टेस्ट सीरीज जो है पर डे डालता रहता हूँ। तो मैं उसको ला ला करके यहाँ पर करवाता रहूंगा। और मेरा न्यू बैच, न्यू, अब देखिए एक रिवीजन का, और आज कितना तारीख है, 9 तारीख है ना। 15 या 16 जुलाई से रिवीजन एक फिर से मैं शुरू करने वाला हूँ, रिवीजन कोर्स 1 महीने का एग्जाम तक के लिए। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तो उस 1 महीने के लिए रिवीजन मैं लॉन्च करूंगा। पूरा पहली यूनिट से शुरू होगा, वो पहली यूनिट से 10वीं यूनिट को 1 महीने पूरा रिवीजन, और साथ में 2500 प्रश्नों के साथ फिर से एक व्याख्या के साथ करवा दूंगा, ताकि जो लोग मान लीजिए पहले जुड़ चुके हैं उन लोगों के लिए तो ठीक है, और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं उनके लिए 1 महीने का और फायदा मिल जाएगा। वो लोग उस रिवीजन क्लास में जुड़ सकते हैं। उसमें सारे शॉर्ट नोट्स आपको 3-4 मिलेंगे, 2500 प्रश्न, व्याख्या उसकी करवाई जाएगी, और पर डे सुबह सुबह जो है हर यूनिट का रिवीजन भी आपको मिलता रहेगा, ठीक है ना। हाँ, शॉर्ट नोट से 50 प्रश्न और 2500 क्वेश्चन से लगभग 45 तो मिल ही जाएंगे। हाँ, कुल मिलाकर के 80+ क्वेश्चन तो आने ही वाले हैं, जितना करवाया गया है उसमें से 80-85 क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं। जैसे पिछली बार परीक्षा में आया था, 80-85 क्वेश्चन डायरेक्ट मिल रहे थे, केवल 10 प्रश्नों को छोड़ करके। उसी तरह से 1 महीने का है, 1 महीने का लाभ ले लीजिए और फिर डायरेक्ट हो जाइए, क्योंकि एनटीए की हालत देख ही रहे हैं, बार बार साल भर में एक ही पेपर करवा रहा है, 10 बार डेट दे करके। इस बार मेहनत करके हो जाइए, ताकि फिर से इसके चंगुल में ना पड़ना पड़े। शुभ रात्रि सभी को। अब फिर कल सुबह मिलते हैं 8 बजे रिवीजन वाली क्लास में। हम्म।